Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of organizing. In this lecture, we are going to continue the concept organizing. That is concept of organizing. हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कि हम जो प्लानिंग है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, और ऑर्गेनाइजिंग में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म करनी है, किस तरह से वर्क का डिवीज़न करना है, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम अथॉरिटी क्या है, किसके पास कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये सारी चीज़ों को हम डिसाइड करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट को हम दो तरह से पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग का जो फर्स्ट कंसेप्ट है, इसमें इसको कंसीडर किया है कि ऑर्गेनाइजिंग को एज अ प्रोसेस कहा गया है। अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो एक सिंगल स्ट्रोक, मतलब कि इसको एक ही फंक्शन में इसको परफॉर्म कर दिया जाए, नहीं, ये चेन ऑफ वेरियस फंक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में नंबर ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करनी है, और फिर उनको जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है उनको ग्रुपिंग करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मोबाइल कंपनी है। अब वो मोबाइल कंपनी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना है, मोबाइल के पार्ट्स को ख़रीदना है, हमें उसका एडवर्टीजमेंट भी करना है, रिसर्च भी करना है कि क्या नया आ रहा है, फाइनेंस भी अरेंज करना है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया कि इट इंक्लूड्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग वेरियस ऑफ एक्टिविटीज़। अब मोबाइल कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो, और ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने मार्केटिंग का काम, रिसर्च करने का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, रॉ मटेरियल की परचेजिंग करनी है या कोई स्पेयर पार्ट्स खरीदने, कोई भी परचेजिंग का काम है तो वो सारा हमने परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया। दैट मीन्स इस तरह से हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। एंड डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अलाइंग, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स जिसका जैसा वर्क है और जिसकी जैसी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना। ऑर्गेनाइजिंग इज टोटली रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन कंडक्ट इज डीपली अफेक्टेड बाय कंडीशन ऑफ वर्क। डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजिंग है वो पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो वर्क की कंडीशन के साथ अफेक्ट होते हैं कि वर्क तो असाइन कर दिया, लेकिन उस वर्क को करने के लिए क्या कंडीशन है, ह्यूमन बीइंग का इस पर टोटली इफेक्ट पड़ता है। उनकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, और इसके साथ साथ हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस होते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज डायनेमिक एलिमेंट। हमने इसको डायनेमिक क्यों कहा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग हमारा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड चीज़ें कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती, वो डायनेमिक होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो हमारी जो वर्क है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो एज अ प्रोसेस, मैंने सिर्फ एज अ प्रोसेस की बात की है कि एज अ प्रोसेस वो हमेशा क्या होता है, डायनेमिक एलिमेंट, क्योंकि हमने जो भी अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को वर्क दिया है, जो भी वर्क परफॉर्म किया है, हो सकता है कि हमारे पास किसी भी तरह से इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए तो वो वर्क भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, हमने ये कहा था कि हमें प्रोडक्शन करनी है 100 यूनिट्स की पर डे, हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पे बैन लगा दिया, तो कैसे प्रोडक्शन होगा, दैट मीन्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा अफेक्ट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक एलिमेंट। ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर, अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग जो है एज अ स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इसमें क्या है कि इट इज़ ट्रीटेड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में हम पूरा रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट मीन्स कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो वर्क करें उनकी जो पोस्ट है वो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज़ द सुपीरियर, हु इज़ द सबऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स कि पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह की कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं रहती है कि कौन किसका बॉस है, कौन सुपीरियर है,
किसको किस एम्प्लॉय को किसको रिपोर्ट करना है, किसके पास क्या अथॉरिटीज़ है, ये सारी कन्फ्यूज़न, ये किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। तो इसमें यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। अंडर दिस वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड एंड एस्टेब्लिश्ड एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन वेरियस पोस्ट। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, सबकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, लेकिन जो सबका गोल है, जो सबका टारगेट है, वो क्या है, सबका सेम है। जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो सबका टारगेट है वो एक ही है, गोल। ठीक है, इस गोल को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है। तो ये एम्प्लॉयज़ के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं होगा, तो आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर किसी एक की भी वर्किंग खराब हो जाएगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी अफेक्ट होगी। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। अगर कहीं से भी मशीन का एक पार्ट भी रॉन्ग फिट हो जाता है तो पूरी मशीनरी की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। सेम ऐसे ही ये भी है। और इसमें क्या कहा गया, वेरियस पोस्ट एंड अथॉरिटीज़ आर डिफाइंड। रिलेशनशिप क्या हमारा डिफाइन करता है कि हु इज़ सुपीरियर एंड हु इज़ सबऑर्डिनेट। और जो पोस्ट है हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सबकी पोस्ट क्या होती है, मोस्टली परमानेंट होती है। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे प्रमोशन के या फिर इस तरह के चांसेस बनते हैं, जो मोस्ट ऑफ द पोस्ट होती है वो हमारी परमानेंट होती है। तो फिर हम अगर ऑर्गेनाइजिंग को एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप कहें तो वो हमारा स्टैटिक हो सकता है। क्यों स्टैटिक है, क्योंकि जो सुपीरियर है, जो सबऑर्डिनेट है, 99% यही होता है कि वो सब परमानेंट होते हैं, तो इसलिए हम इसको स्टैटिक एलिमेंट कह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। प्रोसेस में तो हमने वर्क की बात की है, ठीक है, और स्ट्रक्चर में हमने उनकी जो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप की बात की है कि क्या, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। तो एज अ स्ट्रक्चर तो ये हमारा स्टैटिक हो सकता है क्योंकि पोस्ट हमारी परमानेंट होती है, लेकिन अगर हम एज अ प्रोसेस की बात करें तो वो हमारा डायनेमिक एलिमेंट होता है। प्रोसेस मीन्स वर्किंग की अगर हम बात करें तो उस केस में वो एज अ डायनेमिक होता है। ये 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कंसेप्ट। अब हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट पढ़े। एक तो हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, और सेकंड हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में डिफरेंस की बात की गई है। हम जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग हमारा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में दो फैक्टर होते हैं, एक तो हमारे टेंजिबल और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल में हमारे कौन से आगे ह्यूमन बीइंग है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है। और इंटेंजिबल आप लोगों को पता है, जो हमारा अथॉरिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। तो अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को एज अ प्रोसेस देखें, जब हमने इसको एज अ प्रोसेस डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग में, तो हमने कहा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। किसी वर्क को करने के लिए कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को हमें परफॉर्म करना है, और फिर उसके बाद जो हमारी एक्टिविटीज़ एक ग्रुप से रिलेटेड होती है उनकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं। बट हमने इसमें ये पढ़ा था कि ये डायनेमिक एलिमेंट है। क्यों डायनेमिक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन हमारा चेंज होता है। तो ये हमारा एज अ प्रोसेस है कि ये डायनेमिक एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हमारी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन चेंज होती रहती हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को एज अ स्ट्रक्चर पढ़ें तो एज अ स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे एज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। तो जितनी भी यहाँ पे पोस्ट है वो सारी की सारी पोस्ट हमारी क्या होती है, परमानेंट होती हैं। तो उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो एज अ स्ट्रक्चर ये हमारा क्या है, स्टैटिक है, और एज अ प्रोसेस ये हमारा क्या है, डायनेमिक। तो ये हमारा दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस था, एज अ प्रोसेस और एज अ स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोसेस फॉलो होता है। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में हमारा वर्क क्या है, ठीक है ना। हम अपने पहले वर्क दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हमारी क्या क्या परफॉर्म हो सकती है। हम वर्क को तभी तो डिवाइड करेंगे जब हमें एक्चुअल में पता होगा कि ओवरऑल वर्क हमारे पास क्या है। तो हम अपने वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे,
और वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक कोई भी कंपनी, एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो इलेक्ट्रिक कंपनी वो प्रोडक्शन कर रही है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, तो अब वो अपने वर्क को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेगी। तो अब उसके क्या क्या वर्क हो सकते हैं? सबसे पहले है रॉ मटेरियल परचेज करना, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, उसकी प्रोडक्शन करना, गुड्स को अपने पास स्टॉक करके रखना, रिसर्च करना कि मार्केट में हमारे पास क्या नया आ रहा है, फिर उसका एडवर्टीजमेंट करना, फिर सेल, फिर उसी से रिलेटेड हमें फाइनेंस को अरेंज करना है, अकाउंट्स को भी मेंटेन करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी वर्क है, और उस वर्क को करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को भी अरेंज करना है। दैट मीन्स कि इतनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है उसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इतनी नंबर ऑफ 11 नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। तो ये वर्क को आइडेंटिफाई करके और डिवीज़न कर लिया। अब हमें यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या करना है? हर पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, हर एम्प्लॉयज़ को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क को असाइन करना। जब हम पर्सन्स को उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क असाइन करते हैं तो पर्सन उस वर्क को पूरे इंटरेस्ट के साथ करता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप है हमें आइडेंटिफाई करना है और वर्क को डिवाइड करना है। ये करने के बाद सेकंड हमारा आ जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या है कि जब ऑर्गेनाइजिंग में हमने अपने वर्क को आइडेंटिफाई किया और डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमें डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग मीन्स जो हमारी एक जैसी एक्टिविटी है उनका एक डिपार्टमेंट बना देना, मतलब सिमिलर एक्टिविटीज़ का एक एक इंडिविजुअल ग्रुप बना देना। जैसे हमने डिवीज़न आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क में 11 एक्टिविटीज़ को पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे होगी। जितना भी हमारा परचेजिंग का काम है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है या मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स परचेज करना है, तो ये सारा काम हमने दे दिया परचेज डिपार्टमेंट को। तो ये हमारा एक डिपार्टमेंट बन गया, परचेज डिपार्टमेंट। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें प्रोडक्शन की और स्टॉक करना है, और रिसर्च है, और एडवर्टीजमेंट और सेल, ये काम हमने दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। ठीक है ना। हमारा जो पूरा का पूरा है प्रोडक्शन करना, स्टॉक करना, नहीं, यहाँ से प्रोडक्शन और स्टॉकिंग का काम हमने दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, रिसर्च करने का काम, एडवर्टीजमेंट का और सेल करने का काम दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, फाइनेंस अरेंज करना है या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो ये काम हमने दे दिया फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को, कॉरेस्पॉन्डेंस और अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय ये काम दे दिया HR डिपार्टमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। दैट मीन्स कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने क्या किया, जो हमारी एक जैसी एक्टिविटीज़ थी उनका एक एक ग्रुप बना दिया, एक एक डिपार्टमेंट। तो इसमें हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट हो गए? परचेज डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है कि जो एक जैसी एक्टिविटीज़ है उनका एक एक ग्रुपिंग करके एक एक डिपार्टमेंट बनाना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में क्या है, अब सबको ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाएंगी। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट को सारी परचेजिंग से रिलेटेड ड्यूटीज़ असाइन कर दी हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं, वो सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी है। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनको सेल करना, रिसर्च करना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सारा हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी ड्यूटीज़ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया। दैट मीन्स जितने भी हमने जो वर्क को डिवाइड किया है सबको उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाएंगी। फोर्थ है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर दी जाती हैं। तो इसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप दैट मीन्स कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये बिल्कुल एकदम क्लियर स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो वो अपने परचेज मैनेजर से कंसल्ट करेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को कंसल्ट करेंगे क्योंकि उनके सुपीरियर प्रोडक्शन मैनेजर। इस तरह से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पूरी तरह से एकदम क्लियर स्ट्रक्चर बना दिया जाता है कि किसी भी तरह की कोई डाउटफुल सिचुएशन ना हो। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमारा यही था। नाउ homework is based on lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.